अब देख लें ध्यान से तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, उसके सब क्वेश्चंस क्लियर सबको। अब उसी में नेक्स्ट लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा इसमें, बफर सॉल्यूशंस। बफर सॉल्यूशंस, अब ध्यान से समझना इसको। बफर सॉल्यूशंस, अच्छा, जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसमें जो बोल रहा हूं बफर सॉल्यूशंस, पढ़ाने के पहले मैं बोल रहा हूं इसका आइडेंटिफिकेशन, पढ़ाने के पहले बोल रहा हूं, क्योंकि जो हम पढ़ चुके हैं वरना हम उसके साथ इसको मिक्स करते हैं कई बार। तो ध्यान सुनना, अकेले वीक एसिड, ये हमने बताया था, जिसकी कंसंट्रेशन गिवन हो वो डिसाइड करता है टॉपिक कौन सा है। तो ध्यान सुनना, अकेले सिंगल वीक एसिड या वीक बेस की कंसंट्रेशन गिवन हो इन द क्वेश्चन या कैलकुलेट करवाए। वीक एसिड अकेला और लिखा है, उसका मतलब अकेला वीक एसिड या वीक बेस, उसकी कंसंट्रेशन गिवन हो क्वेश्चन में या कैलकुलेट करवाए, तो ये क्वेश्चन किसका होगा? ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। लेकिन अगर अकेले सॉल्ट की कंसंट्रेशन गिवन हो या कैलकुलेट करवाए, तो फिर होगा ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन, जो हमने लास्ट क्लास में थ्योरी पढ़ी, न्यूमेरिकल करे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का न्यूमेरिकल। तो ध्यान सुनना, अकेले वीक एसिड हो या वीक बेस हो, उसकी कंसंट्रेशन हो तो ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, अकेले सॉल्ट का कंसंट्रेशन हो तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। लेकिन यहां पर वीक एसिड के साथ सॉल्ट होगा या वीक बेस के साथ सॉल्ट मिक्स करेंगे, मतलब बता, यहां पर हम वीक एसिड के साथ सॉल्ट या वीक बेस के साथ सॉल्ट मिक्स करेंगे, मतलब अभी तक हमने इनको मिक्स नहीं किया आपस में, मतलब ये भी एक टाइप का मिक्सचर ही होगा ना। और दोनों की कंसंट्रेशन गिवन होगी, दोनों की, मतलब जबकि अभी तक एक एक की पढ़ी है हमने कंसंट्रेशन, अब दोनों की गिवन होगी। वीक बेस सॉल्ट की, वीक एसिड सॉल्ट की कंसंट्रेशन गिवन हो, तो ये क्वेश्चन होगा बफर। तो पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर मैं आगे न्यूमेरिकल में बताऊंगा, लेकिन पहले पढ़ाने के पहले बोलो टॉपिक आइडेंटिफाई करना में आए, वरना बाद में कुछ स्टूडेंट्स को यही नहीं पता चलता कि बफर कब है कब नहीं है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स में वो बहुत कम लिखता है कि ये बफर सॉल्यूशन है। तो ना लिखे तो फिर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? और बोला था लास्ट क्लास में भी कि जिसकी कंसंट्रेशन गिवन या कैलकुलेट करवाए वही डिसाइड करता है टॉपिक। तो दोनों की कंसंट्रेशन होगी तो बता, दोनों का नेचर चेक करूंगा ना, फिर एक की गिवन होती तो एक का चेक करते थे, दोनों की गिवन होगी तो दोनों का चेक करेंगे। अब बफर सॉल्यूशंस होते क्या है, सिंपल सा मीनिंग पूछूं, अच्छा बता दो, बफर सॉल्यूशंस जो तुम्हें आता है वही बताना, सिंपल सा। बफर सॉल्यूशंस किन को बोलते हैं? जो पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं। कब करते हैं? जब हम उनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं। तो लिख लें, बफर सॉल्यूशंस, the solutions which the solutions which the solutions which resist the solutions which resist change in its pH, change in its pH, and its pH does not change, and its pH does not change significantly, does not change significantly on addition of small amount of on addition of small amount of strong acid, on addition of small amount of strong acid or strong base, on addition of small amount of strong acid or strong base. Next point लिख लें, the pH of a buffer, the pH of a buffer remains constant, the pH of a buffer remains constant when it is kept for
when it is kept for long time, when it is kept for long time, when it is kept for long time. अब ये जो लिखे पॉइंट्स, इसका मीनिंग, या सबसे पहले बोलूं ब्लड, या जो होता है ब्लड सबको पता बफर प्रॉपर्टी शो करता है ना, तो सबसे जो डेफिनेशन लिखी उसी को मैं ब्लड की हेल्प से समझाऊं तो बता, ब्लड जो होता है ये बफर प्रॉपर्टी शो करता है। और एक बफर प्रॉपर्टीज जब शो करते हैं तो उसके लिए एक टर्म बोलता हूं मैं, हम बोलते हैं बफर एक्शन। तो बफर एक्शन का मतलब पीएच चेंज को रेजिस्ट करना ऑन एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। अब ब्लड जो होता है बता, इसकी पीएच हम फिक्स बोलते हैं ना 7.4, तो बता ये फिक्स पीएच बोलते हो मतलब बता ब्लड की पीएच कांस्टेंट रहती है। अब वो क्यों रहती है वो तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले सिंपल सी, ब्लड जो है बता, जबकि बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस में एसिड एंड बेस की फॉर्मेशन होती है ना, बट अब फिर भी ब्लड अपनी पीएच मेंटेन रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि वो बफर एक्शन शो करता है। तो बता के लिखा ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करें तो पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है अपनी। और दूसरा, लेकिन इसमें एक वर्ड लिखा है, ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस पीएच डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली। सिग्निफिकेंटली वर्ड का मतलब ये नहीं कि थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं होती, होती है लेकिन नेग्लिजिबली चेंज होती है। मतलब ऑलमोस्ट हम क्या बोल देते हैं, पीएच कांस्टेंट ही रहती है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज होने का मतलब भी क्या है कि 7.4 से या तो कम होगी तो 7.39 हो गई, मतलब 0.01 नेग्लिजिबल चेंज हुआ, या बढ़ेगी तो मान लो 7.42 हो गई तो बता 0.02 बढ़ी, तो भी बता नेग्लिजिबल चेंज। बट ये नहीं होगा कि 7.4 से 5 हो जाएगी या 9 हो जाएगी, इतना चेंज नहीं होगा। वो किसमें होता है? नॉर्मल सॉल्यूशंस में, जो बफर एक्शन शो नहीं करते, उनमें चेंज ज्यादा होता है स्मॉल अमाउंट ऐड करने। स्मॉल अमाउंट का मतलब 1-2 ड्रॉप्स या 1 ml 2 ml ऐड करें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, तो इनकी पीएच नेग्लिजिबली चेंज होती है, इसलिए लिखा डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली। दूसरी चीज, इनको पॉइंट लिखा है, पढ़ो सेकंड पॉइंट जो लिखा, द पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन इट इज केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम। लाइफ लॉन्ग लिखा है क्या? लॉन्ग टाइम लिखा है। इसी वजह से बता, ब्लड को ब्लड बैंक्स में प्रिजर्व करके रखते हैं ना, तो वो क्यों रख सकते हैं? क्योंकि उसकी पीएच एक सर्टेन टाइम पीरियड तक मेंटेन रहती है, लेकिन उससे ज्यादा टाइम तक नहीं रख सकते, फिर उसकी पीएच बदल जाती है तो उसको यूज नहीं कर सकते। या अब ये जो बफर के क्वेश्चन से ध्यान रखना, लास्ट 10 ईयर्स में तुम देखना, सॉलिबिलिटी के तो क्वेश्चन आते ही हैं, इसके भी बहुत आए, 90% क्वेश्चन इन दोनों के हैं, सॉलिबिलिटी और बफर के, लास्ट 10 ईयर्स में। और क्यों आए हैं? क्योंकि इन दोनों की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस जनरल लाइफ में बहुत है। आजकल कंपटीशन में उन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जिनकी जनरल लाइफ में प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बहुत है, और बफर हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं जनरल लाइफ में। सबसे सिंपल एग्जांपल तो ब्लड ही बोला। या बता, कोई भी जैसे डेयरी प्रोडक्ट हम लाते हैं, तो बता जो मिल्क हम घर पे यूज करते हैं, बता उसको ज्यादा टाइम तक यूज नहीं कर पाते, लेकिन जो डेयरी वाला लेकर आते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। अच्छा, कोई भी फूड आइटम हम यूज करेंगे तो एक सर्टेन पीएच उसकी मेंटेन रहे तभी तक यूज कर सकते हैं ना, तो वो मेंटेन करके कौन रखता है उसकी ज्यादा टाइम तक? उसमें केमिकल्स में या प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं जो बफर एक्शन शो करते हैं, उसकी पीएच को मेंटेन रखते हैं नॉर्मल से ज्यादा टाइम तक। या बताओ, मेडिसिन में भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है ना, वो डिटरमाइन कैसे करते हैं? जो लॉन्ग टाइम लिखा है ना, वो कितने टाइम तक उसमें कुछ केमिकल्स मिलाते हैं जो बफर एक्शन शो करेंगे, उसकी पीएच को मेंटेन रखेंगे, तो जब तक मेंटेन रख सकता है उसके अकॉर्डिंग एक्सपायरी डेट डिसाइड करते। तो ये बहुत काम की चीज है। तो ब्लड, अब ये तो हमने बोला सिंपल सा मीनिंग इसका, अब लेकिन इसको यूज कैसे करेंगे, क्यों ये शो करता है ऐसा, उसका रीजन, तो उसके लिख लें टाइप्स ऑफ बफर। टाइप्स ऑफ बफर, फर्स्ट लिख लें टाइप्स ऑफ बफर। फर्स्ट, सिंपल और सॉल्ट बफर। सिंपल और सॉल्ट बफर। सिंपल और सॉल्ट बफर। और ये जो सिंपल या सॉल्ट बफर है, मतलब ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। कैसे पढ़ा? मतलब हमने 4 टाइप्स के सॉल्ट्स पढ़े थे, उसमें से SASB को छोड़ दें हम,
उनका तो हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है, बचे 3 SaWB, WaSb, WaWb। अच्छा, इनमें से 3 में से एक सॉल्ट बफर होगा। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं लास्ट क्लास का, बता जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करेंगे तो सॉल्ट के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बदलेगी ना। एसिड बेस ऐड करूंगा तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन तो बदलेगी ना। लेकिन मतलब पीएच इन तीनों सॉल्ट्स में से SaWb, WaSb, WaWb में से किसकी पीएच कंसंट्रेशन बदलने पर भी नहीं बदलेगी? WaWb। तो बता ये उनके लिए पीएच तो हमेशा 7 + ½ pK - ½ pKb आती है। तो लिख लें the aqueous solution of WaWb type salts, the aqueous solution of WaWb type salts can act as buffer solution, because their pH depend only upon temperature. बोर्ड पर लिख लें। और ये जो लिखा हमने, इनकी पीएच चेंज नहीं होती है, डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। क्यों? लिख लें बोर्ड पर से। बता इनके लिए मैं एग्जांपल बोलूं, अमोनियम एसिटेट, NH4CN, AgCN, बता ये सबका एक्वा सॉल्यूशन बफर है ना, क्योंकि इनकी पीएच नहीं बदलती। फॉर्मूला भी क्या लिखते हो? 7 + ½ pK - ½ pKb। अच्छा बता pKa, pKb या KaKb डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। तो बता जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा इनकी पीएच भी कांस्टेंट, तो बफर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो लेकिन अब ये जो सिंपल या सॉल्ट बफर हैं, इनके क्वेश्चन हम यहां ज्यादा नहीं करते, क्योंकि बता जो ऑलरेडी हम कर चुके सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में वो सब इसी के तो क्वेश्चन थे। तो इसका क्वेश्चन यहां मेनली मिलता है सेकंड टाइप के बफर का, मिक्स्ड बफर, जो तुम पढ़ते थे एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर। तो बता वो तो सेकंड टाइप के 2 टाइप है ना, एक्चुअल में तो 2 टाइप के होते हैं, सिंपल या सॉल्ट बफर, और दूसरा लिख लें मिक्स्ड बफर उसी के साथ बाद में, मिक्स्ड बफर। और ये अगेन 2 टाइप के हो जाते हैं। फिर लिख लेना साथ में उसी के साथ एसिडिक बफर सॉल्यूशंस, एसिडिक बफर सॉल्यूशंस, एसिडिक बफर सॉल्यूशंस। और यहां से अब मैं जो बताऊं ये बहुत ध्यान समझना, बिकॉज एसिडिक बफर सॉल्यूशंस की थ्योरी आ गई हमें, तो बेसिक बफर की तुम वैसे बता दोगे। बस इसमें जहां H+ आयन होगा वहां OH आयन होगा, लेकिन सारी थ्योरी, डेरिवेशन, फॉर्मूले ऑलमोस्ट एक जैसे, इसलिए ध्यान समझना। हम लिख लें एसिडिक बफर सॉल्यूशंस। अब इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले मेन चीज तो इसका मीनिंग क्या है एसिडिक बफर सॉल्यूशन का, तो ध्यान से देखना। एसिडिक बफर सॉल्यूशन को पहली चीज तो पढ़ो, क्या लिखा है? सिंपल बफर या मिक्स्ड बफर। मतलब बता इसमें मैं 2 स्पीशीज मिक्स करूंगा ना, और 2 स्पीशीज मिक्स करूंगा, इसीलिए पहले वाले को सिंपल बफर बोला, क्योंकि वो अकेले स्पीशीज का ही बफर था, उसमें तो अकेले सॉल्ट का ही बफर है ना, बताओ। तो उसको सिंपल बफर क्यों बोला? इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहां 2 स्पीशीज मिक्स करेंगे। अब वो 2 कौन सी होगी? वो फिक्स है, ये 2 स्पीशीज फिक्स होंगी जिनको हम मिक्स करेंगे, तो वो होती हैं वीक एसिड, और इसके साथ अलग से उसका कॉन्जुगेट बेस मिक्स करें हम, वीक एसिड के साथ उसका कॉन्जुगेट बेस मिक्स करें। तो एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं समझाने के लिए, एसिडिक एसिड, बता ये वीक एसिड है ना, तो पहली कंडीशन पूरी वीक एसिड। अब मैं तुमसे बोलूं, तुम मुझे बताना, मुझे इसका बफर बनाना है, तो बता मैं इसमें क्या मिक्स करूं अलग से? जो दिख रहा वो बता, जो मैंने बोला नहीं वो नहीं, इसका कॉन्जुगेट बेस मिक्स करूं ना, डिफरेंस ऑफ 1H+ आयन, इसमें से 1H+ आयन रिमूव होगा, वो मिक्स करूंगा। तो बता इसमें से 1H+ आयन रिमूव कर दो, क्या मिलेगा? एसिटेट आयन। तो इसका मतलब क्या है कि हमने पहले वाटर लिया,
उसमें एसिटिक एसिड मिलाया, अलग से एसिटेट आयन मिलाया। ये ध्यान रखना, प्लस का मतलब दोनों को अलग से मिलाया है, यही नहीं दे रही है। एसिटिक एसिड अलग मिलाया, एसिटेट आयन अलग से मिलाया, तभी तो मिक्सचर बोलूंगा ना। तो ये मिक्स्ड बफर, वीक एसिड, और ये इसका कॉन्जुगेट बेस। लेकिन अब इनके मिक्सिंग में एक प्रॉब्लम, मतलब ये न्यूट्रल कंपाउंड तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, एसिडिक एसिड लिया मिला दिया हमने वाटर में, लेकिन मतलब आयन थोड़ा ना फ्रीली एग्जिस्ट करता है। इसको थोड़ा लूंगा आयन लूं और मिला दूं, नहीं कर सकता। इसलिए हम इसकी दूसरी डेफिनेशन यूज करते हैं जो बहुतों को रटी हुई है, कि वीक एसिड और इसके साथ इसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं। तो बताइए सेकंड डेफिनेशन जो है ये नहीं है मेन, मेन तो फर्स्ट है। ये सॉल्ट मिलाया क्यों, उसका रीजन क्योंकि हमें कॉन्जुगेट बेस मिलाना है। अब इसमें जैसे बोलूं सोडियम एसिटेट मिला दिया, तो अब यहां पर बताइए एसिटेट आयन 100% ब्रेक होगा ना। सोडियम एसिड तो सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एसिटेट आयन 100% ब्रेक, तो बता हम क्या मिलाएंगे, एसिटिक एसिड अलग मिलाएंगे, सोडियम एसिड अलग मिलाएंगे, और ये 100% ब्रेक होकर एसिटेट आयन और सोडियम आयन देगा। अब इसमें एक दूसरा क्वेश्चन कि हमने ये जो सॉल्ट लिया ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ही क्यों मिलाया। मतलब हम यहाँ सुनना पूरी चीज सुन ले, WaW भी सॉल्ट मिलाता तो भी तो वो 100% ब्रेक हो जाता ना, कॉन्जुगेट बेस तब भी मिल जाता, लेकिन क्यों नहीं मिलाया। स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन स्पेक्टेटर होता है, हमें खाली कॉन्जुगेट बेस मिलाना था वर्कर, और वीक का ही क्यों बनता है बफर, स्ट्रॉन्ग का क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि उसका तो कॉन्जुगेट बेस भी स्पेक्टेटर। तो हमें वर्कर चाहिए ना कॉन्जुगेट बेस, इसलिए बता एक ही वर्कर होना चाहिए मिलाने वाले में। तो बता इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ लेते हैं। तो ये क्या हो गया, लिख लो ये, बता स्ट्रॉन्ग बेस का जो कैटायन है ये तो स्पेक्टेटर आयन हो गया, इसलिए हम सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं क्योंकि इसका आयन स्पेक्टेटर आयन है। अब इसी डेफिनेशन से लेकिन फिर बोल रहा हूं, जब भी तुमसे वो पूछे 4 पेयर लिखते इलेक्ट्रोलाइट्स के इस तरह से, अब पूछे इन चारों में से कौन सा बफर बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, यूज किसको करना, फर्स्ट डेफिनेशन, क्योंकि उसके लिए सॉल्ट मिलाते हैं ना। मेन डेफिनेशन तो फर्स्ट है ना, वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस। तो मैं तुमसे लिखते जाओ और फिर मैं इसी में क्वेश्चन भी पूछ रहा हूं। इनमें से बोर्ड पर देख लो पहले एक बार, ये जो मैंने लिखे, एक तो बता दिया बफर है। अब मैं तुम्हें इस तरह से पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स लिख कर दूंगा और पूछूंगा इन चारों में से कौन सा एसिडिक बफर बन सकता है कौन सा नहीं बन सकता, बताओ। बताइए सेकंड थर्ड बन सकते हैं क्या बफर, HCN और HF के बफर बन सकते हैं क्या। करेक्ट है, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि बता वीक एसिड पहली कंडीशन पूरी, वीक एसिड है लेकिन साथ में कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए ना सॉल्ट में। तो बता इस NaCN को ब्रेक करो, Na+CN- 1H+ रिमूव करेगा, साइनाइड आयन इसका कॉन्जुगेट बेस है ना। KF 100% ब्रेक होगा, K+F-, मतलब फिर से इसमें से 1H+ निकालो, इसका कॉन्जुगेट बेस है ना। अच्छा बता लास्ट वाले में भी तो है ना, Cl- इसका कॉन्जुगेट बेस, बोलो। लेकिन ये बनाएगा क्या, क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका तो एनायन भी स्पेक्टेटर, दोनों ही स्पेक्टेटर हो गए, हमें तो वर्कर चाहिए था कॉन्जुगेट बेस। तो बता स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले इनके बफर क्यों नहीं बनते, समझ में आ गया अपने आप। वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस ही बफर बनाता है।
अब इसका एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, जिसकी वजह से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फर्स्ट मेन को ही यूज करना। अच्छा बोर्ड पर देख लो पहले, लिखने के पहले बता, H2CO3 बफर बना सकता है ना, क्योंकि वीक एसिड है। अब बता, फर्स्ट वाला बफर बनेगा इसका, या बोर्ड पर देखो, या सेकंड वाला बनेगा, या दोनों बनेंगे? आराम से सोचना, बोलो। वेरी गुड। सेकंड क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस नहीं है ये H2CO3 का, ये क्योंकि ये 2H+ आयन रिमूव करने पर बन रहा है, जबकि डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 1H में लिखा था एसिड -1H+ आयन, तो 1 का ही डिफरेंस होना चाहिए, जबकि बता इसमें तो दोनों रिमूव हो गए, दोनों रिमूव हुए, तो बता ये तो इसका कॉन्जुगेट बेस है ही नहीं। जबकि बता यहां ये H2CO3 वीक एसिड, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है 1H+ आयन का डिफरेंस, तो बताइए बफर बन सकता है। और बताइए, तुम पढ़ते हो भी बायोलॉजी में, बताइए यही तो ब्लड की कंपोजिशन होती है ना, और तुम पढ़ते भी हो, मतलब ब्लड में H2CO3 सबसे पहले H+ और HCO3- में ब्रेक होता है, फिर HCO3- सोडियम या पोटेशियम आयन से कंबाइन होकर सोडियम या पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना लेता है, तो बताइए यही है। अब इसी में यहां पर एक और चेंज मैं कर रहा हूं, यहां पर ध्यान रखना, अभी तक जो हमने पढ़ा और उसमें डिफरेंस, बोर्ड पर देख लो। ये जो Na, ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूं, ये जो NaHCO3 है, ये नॉर्मल सॉल्ट है या एसिडिक? करेक्ट है, क्यों? क्योंकि अभी इसमें एक और H रिप्लेसेबल है ना, मतलब बता इसको मैं एसिड बोल सकता हूं ना HCO3- को अभी, तो ये एसिड अगर है तो बता मैं तुमसे पूछूं HCO3- का, HCO3- का कॉन्जुगेट बेस क्या है? HCO3- का कॉन्जुगेट बेस, इसका 1H+ निकालो, तो बता कार्बोनेट आयन है ना इसका कॉन्जुगेट बेस, तो बता Na2CO3 ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, तो बता यहां पर ये अगर मैं एसिड बोलूं तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है ना। अच्छा लेकिन बता ये HCO3- हमने स्ट्रॉन्ग एसिड में पढ़ा के कभी, तो बता ये स्ट्रॉन्ग होगा या वीक? तो बता इन दोनों को मिक्स करूं तो भी तो बफर बन सकता है ना एसिडिक। तो एक चीज सुनना ध्यान से, वैसे तो हमारे सिलेबस में है लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता थियोरेटिकल, ये एम्फीप्रोटिक स्पीशीज का बफर। एम्फीप्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन गेन भी कर सकती है वापस और लूज भी कर सकती है, तो वैसे तो हमारे सिलेबस में सिंपल वाले हैं, लेकिन एम्फीप्रोटिक स्पीशीज का भी बफर बन सकता है, ये हमसे पूछ लेता थियोरेटिकली कई बार वो, तो हमें पता होना चाहिए थियोरेटिकली। तो बता मीनिंग क्लियर सबको ये? अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सामने लिखा है इन सारे एग्जाम्पल्स में से कॉमन चीज, मैं तुमसे अगर ये क्वेश्चन पूछूं कि कोई भी एसिड कितने सेट ऑफ बफर बना सकता है, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ बफर फॉर्म्ड बाय एन एसिड, बोलो किसके इक्वल? H2CO3 की बेसिसिटी 2 थी, तो बता 2 सेट ऑफ बफर, एक एक H+ लूज करता जाए, ये सब मोनो बेसिक थे, तो एक ही सेट ऑफ बफर, तो क्या बोल सकते हैं, लिख लें, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ बफर फॉर्म्ड बाय एन एसिड इज इक्वल टू इट्स बेसिसिटी, बोल सकता हूं। ये समझ में आया कैसे बोला? नंबर ऑफ सेट्स ऑफ बफर फॉर्म्ड बाय एन एसिड इक्वल्स टू बेसिसिटी, उसकी H2CO3 की 2 थी तो 2 बफर बनाए, इनकी 1 थी तो 1 बनाए। तो मैं तुमसे अगर पूछूं बता H3PO4, H3PO4 ये कितने सेट ऑफ बफर बनाएगा, और कौन कौन से बनाएगा वो ला सकते हो? एक एक H+ लूज करते जाओ, तो H3PO4 इसमें से एक H+ रिमूव करें तो एक सोडियम आएगा, NaOH तो हटाएगा उसका, तो बता NaH2PO4 वीक एसिड, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। लेकिन बाकी दो जो बनेंगे वो एम्फीप्रोटिक स्पीशीज के बनेंगे बफर।
NaH2PO4, फिर एक रिमूव करेंगे तो एक सोडियम एक्स्ट्रा आएगा, तो Na2HPO4, H2PO4 माइनस, फिर से वीक एसिड हो गया, तो HPO4 माइनस 2 उसी का कॉन्जुगेट बेस। थर्ड, एक और रिमूव कर दे HPO4 में से, तो बता फिर से, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ बफर फॉर्म्ड बाय एन एसिड इक्वल टू इट्स बेसिसिटी। तो थियोटिकल क्वेश्चन में वो पूछ लेता है, क्योंकि न्यूमेरिकल तो हमारे सिलेबस में है नहीं एम्फीपोटिक वाला। लेकिन बताइए मीनिंग क्लियर सबको ये? ये तो हमने पढ़ा इसका एक टाइप का क्वेश्चन थियोटिकल, कि ये बफर सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना हमें आए, तो डेफिनेशन में वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस ही चेक कर रहे हो ना हर बार। सेकंड वाली डेफिनेशन में क्यों यूज नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ थियोटिकल क्वेश्चन में, मतलब बता सब ये WSB सॉल्ट है, लेकिन बता हर बार बफर बता H3PO4 और Na3PO4 को कर दूं मिक्स, तो क्या बफर बनेगा क्या? जबकि बता वीक एसिड और उसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस है ये, लेकिन बफर नहीं बनेगा, इसलिए सेकंड वाली तो बोला था फर्स्ट को लाने के लिए बनाइए। तो ये क्लियर सबको ये? अब इसका बता, हमने बोला इस चैप्टर में हम कुछ भी पढ़े, अल्टीमेटली लानी तो हमने पीएच ही है। लिख ले नेक्स्ट, पीएच ऑफ एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन, pH of an acidic buffer solution, pH of an acidic buffer solution, pH of an acidic buffer solution। अब ये pH ऑफ एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन लाएंगे कैसे? उसके लिए पहले सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये पता हो कि बफर बनाते कैसे हैं। तो ये ध्यान से देखना बोर्ड पर, हम सबसे पहले इन अ वेसल प्योर वाटर लेते हैं, मतलब हमारे पास इनिशियली हमने ये नहीं कि दोनों को एक साथ मिक्स कर देते हैं, सबसे पहले हम प्योर वाटर लेते हैं और उसमें पहले हम मिक्स करते हैं वीक एसिड। जैसे एग्जांपल ले लूं, बता सबको तो हम स्टडी कर नहीं सकते, इसलिए एसिडिक बफर का ये एग्जांपल ले ले हम, एसिडिक एसिड सोडियम एसिडेट, इसकी कंसंट्रेशन में मान रहा हूं बिफोर मिक्सिंग है सी कंसंट्रेशन का वीक एसिड मिक्स किया, और बाद में हम मिक्स करेंगे सॉल्ट की कंसंट्रेशन C1, लेकिन पहले किसको मिक्स करा वाटर में? वीक एसिड को। अच्छा था, ये जो एसिडिक एसिड है ये वीक एसिड है ना, और वीक एसिड है तो सबसे पहले जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो बताइए अपना एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा, एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा ये। और हमने पढ़ा है मतलब एक्वस सॉल्यूशन में ये एसिटिक एसिड 100% ब्रेक होगा या पार्शली? और पार्शली होगा तो अपने आयंस एसिटेट आयन H+ आयन के साथ इक्विलिब्रियम में भी रहेगा, तो इक्विलिब्रियम पर रहेगा तो एसिटेट आयन और H+ आयन के साथ इक्विलिब्रियम में, मतलब बता अभी ये अकेले एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन, बोलो अकेले एसिडिक एसिड का सॉल्यूशन, इसकी कंसंट्रेशन इनिशियली C थी ना, तो बता अकेले जो अभी मैंने आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले बताया, बताइए अकेले वीक एसिड की सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन उस अकेले की दी, तो ये ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ का क्वेश्चन है ना अभी, क्योंकि अकेला वीक एसिड है अभी, तो ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब मैं तुमसे बोलूं इसका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ही मान लू, तो इक्विलिब्रियम जो भी है मतलब उस पर इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? C- अल्फा। कितनी लिखोगे इनकी? सी अल्फा बोलेंगे। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं इसमें हमने अब
ऐड किया सॉल्ट, सोडियम एसिटेट, उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस हमने ऐड किया। अब बता, जब सॉल्ट को ऐड करूंगा तो ये भी अपना एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा पहले, और एक्वस सॉल्यूशन में मतलब ये सॉल्ट जो होते हैं ये वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो आयंस में पार्शली ब्रेक या 100% ब्रेक? 100% ब्रेक। तो इसका अल्फा 100%, 100% ब्रेक। अच्छा, इसकी कंसंट्रेशन इनिशियल कितनी मानी? C1। तो बिफोर डिसोसिएशन आयंस की 0 0। अच्छा, आफ्टर डिसोसिएशन सॉल्ट बचेगा या 0? मतलब बता, आफ्टर एडिशन ऑफ सोडियम एसिटेट हमें इस सॉल्यूशन में सॉल्ट के मॉलिक्यूल नहीं मिलेंगे, ओनली आयन मिलेंगे उसके। ये तो खत्म हो गया ना, रही नहीं, तो ये तो 0। एसिटेट आयन C1, ये C1। अच्छा बता, सोडियम आयन स्पेक्टेटर, इसका कुछ काम नहीं बोलता, चाहिए हमें ऐसा आयन जो स्पेक्टेटर हो, वरना बता ये भी अपना इफेक्ट शो कर देगा ना पीएच पर। हमें तो वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस मिलाना था, तो बता मिला दिया ना अलग अलग। वीक एसिड उसका सॉल्ट विद या उसका कॉन्जुगेट बेस मिक्स करा अलग से, C1 कंसंट्रेशन का कॉन्जुगेट बेस मिक्स करा। अब बता यहां पर क्या होगा? तो बता, ये जो बफर सॉल्यूशन हम पढ़ने वाले हैं ये कॉमन आयन इफेक्ट की ही न्यूमेरिकल एप्लीकेशन है। उसी की न्यूमेरिकल एप्लीकेशन हमने थियोरेटिकली पहले जो पढ़ा, अब उसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे, यूज करेंगे बस। अच्छा बता, यहां पर अब एसिटेट आयन कंसंट्रेशन बढ़कर बता C1 रहेगी, C अल्फा डैश रहेगी, या C1 प्लस C अल्फा हो जाएगी? और बता, इक्विलिब्रियम रहेगा क्या ओल्ड? डिस्टर्ब होगा ना? अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ी है तो कम होने के लिए बैकवर्ड जाएगा, और बैकवर्ड जब जाएगा तो कब तक शिफ्ट होगा बैकवर्ड? जब तक कि न्यू इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश ना हो जाए। अच्छा, न्यू इक्विलिब्रियम पर बफर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बता, कॉन्जुगेट बेस और वीक एसिड मिला दिया तुमने, तो बफर बनेगा ना। तो यहां ध्यान रखना, बफर बोलूं या न्यू इक्विलिब्रियम बोलूं, बात एक ही है, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से बफर बनता है। तो बता, वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस ही क्यों मिलाया? क्योंकि वो कॉमन आयन इफेक्ट शो करेगा और बफर बनाएगा। अब ये बैकवर्ड जब जाएगा, ध्यान से जाना, जब ये बैकवर्ड जाएगा तो एसिडिक एसिड की न्यू इक्विलिब्रियम मतलब बफर सॉल्यूशन में मतलब इसकी फॉर्मेशन ज्यादा होगी ना, मतलब डिसोसिएशन इनटू आयंस कम होगा। तो इसका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसिडिक एसिड की मतलब अल्फा ही रहेगी या अल्फा से कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उसको न्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा डैश मान लू। मतलब बफर सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड का अल्फा डिक्रीज होकर क्या रह जाता है? अल्फा डैश। उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होकर अल्फा डैश रह जाती है, तो अल्फा डैश रह गई। और ध्यान रखना, हम इसको न्यूमेरिकली जब कैलकुलेट करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट की प्रेजेंस में, तो अल्फा डैश की वैल्यू पुराने अल्फा से बहुत कम आती है, पॉइंट में आती है, 0.1%, 0.2%, 0.5%, 0.001%। मतलब बता, बहुत ज्यादा या नेग्लिजिबल? नेग्लिजिबल। अकेला वीक एसिड तब भी अल्फा कम होता है 5% या उससे कम, लेकिन कॉमन आयन में तो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि फॉर्मेशन ज्यादा होती है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा मिलाते हैं कॉमन आयन। जितना ज्यादा कॉमन आयन मिलाऊंगा उतना ज्यादा बैकवर्ड जाएगा, तो ये हम यहाँ ज्यादा मिलाते हैं कॉमन आयन, इसलिए इनका अल्फा बहुत कम रह जाता है। तो इसको बताओ, मैं नेग्लिजिबल या वेरी लेस बोल सकता हूं ना? अब बताना, जब ये न्यू इक्विलिब्रियम आया, ध्यान से भी यहां से काम कीजिए, मतलब बफर सॉल्यूशन जब बना तो एसिटेट आयन जो कि क्या है? कॉन्जुगेट बेस है ना, इसकी कंसंट्रेशन बताओ यहां पर। अब मुझे पहले तो बता दो, जब मैं न्यू इक्विलिब्रियम पर लिखूंगा कंसंट्रेशन, तो अल्फा की टर्म में लिखूं या अल्फा डैश की टर्म में? तो यहां क्या लिखूं बता, C माइनस C अल्फा डैश। यहां क्या लिखोगे? C अल्फा डैश, ये भी C अल्फा डैश। अब ध्यान से जाना, एसिटेट आयन कंसंट्रेशन टोटल ओनली C अल्फा डैश, ओनली C1 या C1 प्लस C अल्फा डैश? अच्छा था, ये यहां पर काम की चीज, जो सोडियम एसिटेट दे रहा है एसिटेट आयन, जो सॉल्ट एसिटेट आयन दे रहा है, ये कम होंगे न्यू इक्विलिब्रियम पर
या इतने ही रहेंगे? बता, ये बैकवर्ड कैसे जाएगा? तो ये तो C1 ही रहेगा। कम कौन से हुए? जो वीक एसिड दे रहा था अकेला, वो C अल्फा से C अल्फा डैश रह गए ना। लेकिन बता, ये वाले सॉल्ट वाले कम नहीं हो सकते, ये कैसे जाएगा बैकवर्ड? ये तो इक्विलिब्रियम ही नहीं है। तो इसके तो हमेशा रहेंगे सॉल्ट के तो। और थोड़े जो कम हुए वो किसके हुए? वीक एसिड जो दे रहा था अकेला, C अल्फा से C अल्फा डैश रह गए। तो बता, टोटल एसिटेट आयन कंसंट्रेशन कितनी हो गई? C1 प्लस C अल्फा डैश। अच्छा, इसी तरह से बोलूं, वीक एसिड की मतलब एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कितना रह गई न्यू इक्विलिब्रियम पर? C माइनस C अल्फा डैश। अब बता, अल्फा डैश की वैल्यू बहुत ज्यादा या नेग्लिजिबल? तो बता, इसको ऐड करूं मल्टीप्लाई करके या सब्ट्रैक्ट करूं मल्टीप्लाई करके? वैल्यू जब ये अल्फा डैश बहुत छोटा, तो C अल्फा डैश भी बहुत छोटा हो जाएगा। और तो बता, इसको ऐड करें या ना करें, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या मान लेते हैं? C1 ही C ही, और ये C1 और C तुम्हें खुद देगा न्यूमेरिकल। वो तो हमने पहले ही बोला था देगा। C1 सॉल्ट की कंसंट्रेशन ही बफर में कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन, या वीक एसिड की कंसंट्रेशन बफर में वही होती जो इनिशियली मिलाते हैं ओरिजिनली ऑलमोस्ट। लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, थोड़ा बहुत तो चेंज होती है, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल कैलकुलेशन इजी करने के लिए। और बताइए, C1 जो है ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन है ना, C किसकी है? वीक एसिड की कंसंट्रेशन। ये दो डाटा वो हमें देगा। अब रुक जा, पूरी चीज सुनना ध्यान से। अब बता, हमें लानी तो पीएच है ना। अब पीएच लाने के लिए तो हमें ये H प्लस आयन कंसेंट्रेशन चाहिए, तभी तो नेगेटिव लॉग लेकर पीएच ला पाऊंगा। अब ये H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कैसे लाऊं? क्योंकि अल्फा डैश हम नहीं लाए अभी। लेकिन बस अब ये मत सोच लेना, कुछ स्टूडेंट जो बहुत खतरनाक सोच लेते हैं कि आपने यहां जब C अल्फा डैश को नेग्लेक्ट कर दिया तो ये C अल्फा डैश भी तो बहुत कम होगा, तो इसको भी नेग्लेक्ट कर दो। कर दो, लाओगे क्या फिर? कुछ बचा ही नहीं लाने के लिए फिर। बताओ, उसको भी नेग्लेक्ट कर दोगे तो पीएच कहां से आएगी? तो वो तो लाने पड़ेंगे अब, उसकी H प्लस आयन कंसेंट्रेशन तो लानी पड़ेगी हमें, क्योंकि वही तो बच रहा है अकेला। यहां तो C1 और C थे, उनके रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करा था उसको। यहां किसके रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करूं? कुछ है ही नहीं और एक्स्ट्रा, तो खाली C अल्फा डैश है। अब लाऊंगा कैसे इसकी H प्लस आयन कंसेंट्रेशन? तो हम यूज करेंगे वीक एसिड का Ka। और सुनना ध्यान से, Ka ही यूज क्यों करा? क्योंकि Ka ही अकेली प्रॉपर्टी है एसिटिक एसिड की जो सॉल्ट को मिलाने के पहले और मिलाने के बाद सेम रहेगी। क्यों? बोलो। Ka डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर, इसलिए मैं बोल रहा था हर बार कि ओनली अपॉन टेम्परेचर, क्योंकि Ka की वैल्यू नहीं बदल सकती कंसंट्रेशन चेंज होने पर, वो तो वही रहेगा। और है तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बता, इस इक्विलिब्रियम के लिए मैं लिख सकता हूं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, एसिटेट आयन इनटू H प्लस आयन कंसंट्रेशन अपॉन एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन लिख सकता हूं। या यहां से क्या लिख सकते हैं? H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू Ka इनटू एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन अपॉन एसिटेट आयन कंसंट्रेशन लिख सकते हो। अब ये जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आया, मतलब ये तो एसिटिक एसिड के बफर के लिए आया ना, लेकिन हमें तो जनरल किसी भी एसिडिक बफर की पीएच का फॉर्मूला लाना है। तो क्या करें, इसी को जनरलाइज कर दें। अच्छा, इस फॉर्मूले में ये Ka तो वीक एसिड का है। अच्छा, ये एसिडिक एसिड क्या शो कर रहा है? वीक एसिड की कंसंट्रेशन शो कर रहा है ना। अच्छा, ये एसिटेट आयन किसको शो कर रहा है? कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन को। लेकिन मतलब तुम्हें कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन देगा या सॉल्ट की देगा? तो ये क्यों लाए हम? क्योंकि हमें चाहिए कॉन्जुगेट बेस की, लेकिन देता नहीं है वो किसकी देता है? सॉल्ट की। तो बता, कॉन्जुगेट बेस की और सॉल्ट की कंसंट्रेशन सेम। तो बता, यहां मैं डायरेक्ट लिख दूं ना, जिसको यूज करना है सॉल्ट कंसंट्रेशन। तो बता, H प्लस आयन कंसंट्रेशन का फॉर्मूला एसिडिक बफर का H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू Ka इंटू वीक एसिड अपॉन सॉल्ट कंसंट्रेशन। अच्छा बता, यहां भी ये कंसंट्रेशंस मोलैलिटी में लेंगे या नॉर्मेलिटी में? लेकिन देगा वो मोस्टली मोलैलिटी में, तो चेंज करना पड़ेगा मोलैलिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर करके। अच्छा, इसी का नेगेटिव लॉग ले लें हम,
तो माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू माइनस लॉग के ए एक्स इंटू वाई। तो ये लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, लेकिन माइनस का होगा वो, तो माइनस लॉग के ए लॉग वीक एसिड अपॉन सॉल्ट कंसंट्रेशन करोगे। अच्छा बता, माइनस लॉग H प्लस आयन क्या है, पीएच, माइनस लॉग के क्या है, पी के ए। अच्छा, इस माइनस लॉग को प्लस लॉग में कैसे करूं कन्वर्ट, बोलो किसको उल्टा करूं ये भी तो बता दो। लॉग वैल्यू इनवर्स करोगे, उल्टा थोड़ा ना करना है, लॉग वैल्यू इनवर्स करोगे। तो बता लॉग, लिख लो अब तो लॉग सॉल्ट अपॉन वीक एसिड कंसंट्रेशन, कुछ ही फालतू ही। देखो यहाँ बताने से पीएच यहाँ पर, तो पी के ए, ये लिख ले फॉर्मूला डायरेक्ट, या डेरिवेशन भी लिखना लिख सकते हो। द पी एच प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू के ए इंटू वीक एसिड अपॉन सॉल्ट कंसंट्रेशन। और यहां मैं बोल रहा हूं पीएच का भी फॉर्मूला याद रखेंगे और एच प्लस आयन कंसंट्रेशन का भी, क्योंकि लास्ट 10 ईयर्स में जो ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं बफर के, चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक बफर हो, उसमें उन्होंने पीएच ही नहीं पूछी, उन्होंने एच प्लस या ओ एच एन कंसंट्रेशन पूछी है। और H प्लस या OH एन कंसंट्रेशन का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा तो एक लाइन का क्वेश्चन, वरना 3 लाइंस का क्वेश्चन। कैसे? क्योंकि वो देगा के ए ही, तुम्हें खाली अगर पीएच वाला फॉर्मूला याद हुआ तो क्वेश्चन में उसने के ए देना है, तो माइनस लॉग के ए से पहले तो पी के लाओगे, फिर लॉग और लोगे कंसंट्रेशन का, फिर पीएच आएगी, फिर एंटी लॉग और लोगे। जबकि बता ना इसमें लॉग लेना ना एंटी लॉग, के ए इंटू वीक एसिड अपॉन सॉल्ट कंसंट्रेशन, तो दोनों ध्यान रखने। तो पीएच इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन वीक एसिड कंसंट्रेशन, या H प्लस आयन कंसंट्रेशन के ए इंटू वीक एसिड अपॉन सॉल्ट कंसंट्रेशन। तो ये क्लियर सबको। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन में बोल रहा हूँ वापस से, मतलब यहाँ पर एक कंक्लूजन आगे भी कभी भी हमें यूज करना हो कॉमन आयन इफेक्ट के लिए, क्वेश्चन के लिए सुनना ध्यान से, कॉमन आयन इफेक्ट के क्वेश्चन के लिए कॉमन कंक्लूजन, मतलब जो भी कॉमन आयन होता है, ध्यान से देखो, मतलब जो भी कॉमन आयन होता है उसकी कंसंट्रेशन में ये बोल दूं हमेशा मेनली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती है। अब वो चाहे सॉल्ट हो या कोई दूसरा हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ही तो बता कॉमन आयन की कंसंट्रेशन है ना, एसिटेट आयन की, वही है कॉमन आयन। तो मेनली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही मिलता है वो, इसके लिए बता H प्लस आयन या पीएच ला सकते हैं।
अब हमने ये तो पढ़ लिया कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर कैसे करते हैं, किसको पहले मिलाते हैं किसको बाद में मिलाते हैं, दूसरी चीज। अब लेकिन ध्यान सुनना, अब हमने ये तो बोल दिया कि वीक एसिड और उसका सॉल्ट हम मिलाएंगे तो बफर बनेगा एसिडिक। लेकिन ध्यान सुनना, वीक एसिड और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस हम हमेशा मिलाएंगे तो ये जरूरी नहीं है कि वो बफर बनेगा हर बार। अब प्रैक्टिकली बफर प्रिपेयर होता कैसे है, कि ये बफर कब बनाएंगे कब नहीं बनाएंगे, इनकी कंसंट्रेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सी और C1 की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ये बफर बना दे हर बार एसिडिक बफर। ये कैसे बनाएगा बफर, उसको हम डिटरमाइन करते हैं उसकी पीएच रेंज से, या उल्टा बोलूं कि किस पीएच रेंज तक वो बफर रहेगा, क्योंकि हमेशा ये एसिडिक बफर रहे जरूरी नहीं है। मतलब कब तक बफर प्रॉपर्टी शो करता है, या बफर प्रिपेयर कैसे होता है, दोनों एक ही चीज है। तो लिख लें पीएच रेंज ऑफ एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन, और इसमें मैं एक डाटा लिखवाऊंगा न्यूमेरिकल, वो होगा, उसका कोई थ्योरेटिकल रीजन नहीं है। वो सारे बफर सॉल्यूशंस में चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, उनमें एक्सपेरिमेंट करके हमने डिटरमाइन किया है। थ्योरेटिकली उसका कुछ रीजन नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटल रीजन है। तो वो डायरेक्ट याद रखना डाटा, क्योंकि सब में वो कॉमन आता है, इसलिए हमने कंक्लूजन बनाया। तो लिख ले, अब बफर सॉल्यूशन, अब बफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड, अब बफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड when बोर्ड पर से लिख लें, salt to weak acid concentration ratio, salt to weak acid concentration ratio lies in between, बोर्ड पर से लिख लें, lies in between 0.1 to 10, 0.1 to 10 मतलब इनके बीच में ही रेशियो आना चाहिए कंसंट्रेशन का, और मिनिमम इनका रेशियो C1 और C, मतलब सॉल्ट और वीक एसिड की कंसंट्रेशन, C1 और C का रेशियो मिनिमम कितना हो कि ये बफर बन सकता है, तो 0.1, और मैक्सिमम कितना हो 10। अगर 10.5 हो गया 11 हो गया तो बफर नहीं बनेगा, फिर वो नॉर्मल सोल्यूशन, फिर पीएच बहुत बदलेगी एसिड बेस मिलाने पर। या 0.01 हो गया तो भी बफर नहीं रहेगा। लेकिन बताइए कंसंट्रेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू है या उनका रेशियो है, मतलब बता, जैसे मैं बोलूं C1 की वैल्यू 1 और C की वैल्यू 10, तो बता 1/10 मतलब 0.1 है ना रेशियो, तो ये बफर बन सकता है। लेकिन बोलो 2 और इसको बोलूं 5, तो भी बन जाएगा ना बफर, मतलब मना, मतलब रॉन्ग वाले एक रॉन्ग, 2/5 तो 0.4 है ना उसके बीच में, सुधर जाओ। तो ध्यान से देखो यहां पर, अब इसमें क्वेश्चन फॉर्मूला पीएच का अभी तुमसे पूछूंगा, ध्यान से देखो यहां पर, इसमें पीएच वाला, अब ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा अभी पीएच का, इसका भी यूज होगा और हमारी थ्योरी भी होगी इसमें। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि किस मिनिमम पीएच तक बफर बन सकता है, मतलब मिनिमम रेशियो से जो पीएच आए, तो बता सॉल्ट और वीक एसिड की मिनिमम कंसंट्रेशन बता कितनी हो सकती है, रेशियो इनका मिनिमम कितना हो सकता है बताओ, 0.1 ही हो सकता है ना। तो इससे जो पीएच आएगी वहीं तक बफर रहेगा ना वो, मतलब 1/10। अब मैं बोलूं इसकी वैल्यू सॉल्ट की 2, एसिड की 20, तो 2/20 0.1, 5 50 बोल दे, 0.1 1, तो भी रेशियो 1/10 आएगा, लिख लो साथ में। तो बता पीएच की वैल्यू लाएं इस टाइम पर, तो पीके तो हमेशा कांस्टेंट, लॉग 1/10। अच्छा लॉग 1/10 को मतलब मैं इनवर्स कर दूं वैल्यू को तो -log10 हो जाएगा, और इससे जो पीएच आएगी मतलब वो क्या आ जाएगी, pKa, log10 की वैल्यू 1 तो pKa -1, मतलब बता pKa से 1 कम होने तक पीएच वो बफर रहेगा, लेकिन मतलब 1 से ज्यादा कम हो जाए तो
बफर रहेगा क्या? तो बताइए, सॉल्ट टू वीक एसिड कंसंट्रेशन रेशियो 0.1 हो, लेकिन मतलब मैक्सिमम पीएच पूछूं जहां तक बफर रहेगा तो रेशियो सॉल्ट टू वीक एसिड का 10 हो, तो 10/1, तो पीएच लाएंगे, तो पीएच इक्वल्स टू, फिर से फॉर्मूले में पी के ए कांस्टेंट लॉग सॉल्ट अपॉन वीक एसिड आपके 10/1, तो बता वैल्यू कितनी आ जाएगी पीएच की मैक्सिमम? पी के ए से 1 बढ़ने तक बफर रहेगा। और अगर बोलूं दोनों की कंसंट्रेशंस का रेशियो इक्वल हो, मतलब दोनों की कंसंट्रेशंस का रेशियो 1:1, मतलब दोनों की कंसंट्रेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल हो, 0.1 0.1 0.2 0.2, तो रेशियो 1:1, कंसंट्रेशंस का रेशियो 1:1 हो, तो बता फिर पीएच किसके इक्वल आएगी? पी के ए के इक्वल आएगी। तो बता, अगर मैं तुमसे पूछूं कि किस पीएच रेंज तक या किस पीएच रेंज में ये बफर की तरह बिहेव करेगा, तो बता मिनिमम किस पीएच तक करेगा? पीके, और रेंज जब लिखते हो किसी की भी बता मिनिमम से मैक्सिमम लिखते हो ना, तो मिनिमम कितनी? पीके -1 और मैक्सिमम पीके +1। तो बताइए जो पीके ए है बीच में जो हमने लिखा लास्ट में, बताइए इसका मिड पॉइंट ही हो जाएगा ना एक तरह से, क्योंकि पीके ए से 1 कम होने तक, पीके ए से 1 बढ़ने तक बफर रहेगा। तो शॉर्ट में याद रखने के लिए मतलब हम क्या लिख सकते हैं पीएच रेंज को? पीके ए +-1 लिख सकते हो ना, तो पीके ए +-1 क्या हो गई? पीएच रेंज। अब मैं इसमें क्वेश्चन पूछा, ध्यान से आराम से रुक जाओ, सुन लो पहले क्वेश्चन। ओके, वो उस पर बेस्ड क्वेश्चन एम्स में आ चुका है, आईआईटी में आ चुका है, सुनना ध्यान से, नीट में आ भी सकता है, तो सुन लेना से। यहां पर अब मैं क्वेश्चन बोला, ये जो 3 पीएच लिखी, पहले ध्यान सुनना क्वेश्चन, 3 पीएच लिखी। अब मैं तुमसे पूछूं बफर बताओ सबसे अच्छा कौन हो सकता है, बन सकता है जिसकी पीएच कांस्टेंट रहे? अब मुझे बताना इन और सबसे अच्छा बफर मतलब सबसे ज्यादा बफर प्रॉपर्टी शो करे, और सबसे ज्यादा बफर प्रॉपर्टीज मतलब बफर एक्शन मैक्सिमम शो करे। तो बताना इन तीनों में से, और मैं क्वेश्चन बदल दूंगा, नहीं बदलूंगा, सुनो ध्यान से। सॉल्ट टू वीक एसिड कंसंट्रेशन रेशियो, इन ध्यान सुनना, इन तीनों में से कौन सी कंसंट्रेशन रेशियो में हम सॉल्ट और वीक एसिड को मिक्स करें कि इनकी पीएच कांस्टेंट रहे? तो इसको वो क्या बोलता है? कंडीशन फॉर मैक्सिमम बफर एक्शन। वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि मैक्सिमम बफर एक्शन, तो पहली चीज मैक्सिमम बफर एक्शन का मतलब पीएच नहीं है पीके के इक्वल, ये है, होगी बेसिक बफर बनेगा तब भी सॉल्ट टू वीक बेस कंसंट्रेशन रेशियो 1:1 या कंसंट्रेशन इक्वल मिक्स करें, तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम बफर एक्शन। और मैक्सिमम बफर एक्शन का सिंपल सा मीनिंग बोलूं कि सबसे अच्छा बफर कब बन सकता है? जब हम दोनों सॉल्ट और वीक एसिड को इक्वल मिक्स करें, तो उस टाइम पर उसकी पीएच कांस्टेंट रहेगी, जब तक पीके नहीं बदलेगा तब तक पीएच भी नहीं बदलेगी, तो बता वो सबसे अच्छा बफर बनेगा। अब क्वेश्चन एम्स का, उसने बोला था पीके ऑफ वीक एसिड, एसिडिक एसिड ही बोला था 4.74, और ये इतनी बार हम यूज कर लेंगे वैसे रट जाता है कि बफर ही बनाता है एसिडिक एसिड का, लेकिन खुद ने लिखा था कि एसिडिक एसिड एसिडिक बफर बनाता है, वो भी उसने खुद ने लिखा। पीके की वैल्यू एसिडिक एसिड की 4.74 है। अब बोला था फाइंड द पीएच एट विच इट विल शो मैक्सिमम बफर एक्शन, मतलब आंसर भी खुद ने दिया था, हमें तो बस ये याद आ जाए खाली, बस बाकी कुछ नहीं था। लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन फिर भी हमें लगता है इजी सा, मतलब है इजी सा, तो ये क्लियर सबको ये?
अब दूसरा जो किसी और कंडीशन में आया था, उसने पूछा था इसकी वर्किंग पीएच रेंज, मतलब किस में ये बफर की तरह बिहेव करेगा। तो मतलब मिनिमम से मैक्सिमम, तो 3.74, 5.74, मतलब क्या है 3.74 से 5.74 रहेगी इसकी पीएच, तब तक तो बफर रहेगा। लेकिन मतलब 3.6 हो जाए तो नॉर्मल सोल्यूशन, 4.8 हो जाए तो नॉर्मल सोल्यूशन, फिर बफर नहीं रहेगा। तो बताइए पीएच रेंज बहुत काम की चीज है ना प्रैक्टिकल यूज के लिए इसको। तो बताइए क्लियर सबको। तो अब मैं समरी बोलूं काम की जो चीजें हमारे इसमें से, बता एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला काम का है, पीएच का फॉर्मूला, पीएच रेंज का, और कंडीशन फॉर मैक्सिमम बफर एक्शन। और कंडीशन फॉर बफर मैक्सिमम एक्शन क्या है, सॉल्ट टू वीक एसिड कंसेंट्रेशन इक्वल, या उनका रेशियो 1:1। पीएच तो उस पर आई है क्योंकि बेसिक बफर में ये पीएच नहीं आएगी, पीओएच आएगी फिर, इसलिए कंडीशन ये याद रखोगे जब भी मैक्सिमम बफर एक्शन बोले। तो ये क्लियर सबको। अब इसी का एक और न्यूमेरिकल जो पूछता है, मैं थ्योरम बता रहा हूं, लिख लें। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन पीएच ऑफ बफर, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन पीएच ऑफ बफर। मतलब वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा, डाटा बोल रहा हूं न्यूमेरिकल, जैसे एसिडिक एसिड सोडियम एसिटेट की कंसंट्रेशन C and C1 देगा हमें, C and C1 वो हमें खुद क्वेश्चन में देगा, और बोलेगा इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया तो न्यू पीएच कैलकुलेट करें। डाटा मैंने बोला, अब हम कैसे करेंगे कैलकुलेट, तो इसमें लिख लो द पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन, the pH of a buffer solution remains unchanged, remains unchanged on addition of, on addition of water, on addition of water। मतलब पीएच पर इसका कुछ इफेक्ट होता ही नहीं है। मतलब हमें याद आ जाए कि नहीं होता तो आंसर सेम, जो नॉर्मल डाटा से लाएंगे वही पीएच हो जाएगी। अब बोर्ड पर देख लो क्यों डिपेंड नहीं करती, वो मैं बता रहा हूं। जैसे बोलूं यही भाई, वीक एसिड की कंसेंट्रेशन सी है, इसकी C1 है, और अभी मैं बोल रहा हूं ये 1 लीटर बफर सोल्यूशन है, 1 लीटर बफर सोल्यूशन में कंसेंट्रेशन सी, इसकी C1 है। तो बता अभी मैं तुमसे पूछूं पीएच क्या है, तो ला सकते हो और उसको ओल्ड पीएच बोल दूं, क्योंकि अभी बिफोर डाइल्यूशन कर रहा हूं ना मैं, पीएच कैलकुलेट, तो फॉर्मूला तो यही। तो पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन वीक एसिड कंसेंट्रेशन, तो C1/C बोलोगे। ये पीएच हो गई वेरिएबल की टर्म में। अब मैंने बोला इसको हमने वाटर ऐड करके डाइल्यूट किया। अच्छा बता, वाटर जब ऐड करते हो तो सबसे पहले वॉल्यूम ही बढ़ता है ना, तो 10 लीटर बफर मान लूं अब, 10 टाइम्स डाइल्यूशन। अच्छा बताओ वॉल्यूम बढ़ गया 10 टाइम्स, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी या कम, क्योंकि कंसंट्रेशन तो वॉल्यूम के इनवर्स। और बता वॉल्यूम 10 टाइम्स हुआ तो कंसंट्रेशन 1/10 टाइम्स। तो बता अब कंसंट्रेशन किसकी कम, सॉल्ट की, एसिड की, या दोनों की। करेक्ट है, क्यों, क्योंकि बता दोनों एक ही तो बफर सोल्यूशन में है, इसलिए वॉल्यूम दोनों के लिए बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन दोनों की कम। तो बता यहां से कितनी हो जाएगी, अब ये C से कम होकर C/10, ये कम होकर कितनी हो जाएगी C1/10। तो बता सॉल्ट और वीक एसिड की कंसंट्रेशन तो बदली है, ये नहीं कि कंसंट्रेशन नहीं बदलती है, वो तो बदली है, लेकिन मतलब पीएच लाऊं आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर, तो न्यू पीएच। तो बता पीके प्लस लॉग सॉल्ट कंसंट्रेशन C1/10 अपॉन एसिड कंसंट्रेशन C1/10, तो वो 10 कैंसिल, फिर से बता C1/C ही आया, टी लॉग में पीके आया, लिख लें
तो बता पीएच न्यू और ओल्ड डिफरेंट या इक्वल? इक्वल, इसलिए नो इफेक्ट। मतलब जो पुरानी वाली पीएच हम ओल्ड डाटा से जो ले आएंगे कंसंट्रेशन से, वही आफ्टर एडिशन डायरेक्ट बोल दोगे। तो द एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए हमने बोला H प्लस आयन कंसंट्रेशन या पीएच का फॉर्मूला, पीएच रेंज, मैक्सिमम बफर एक्शन और इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अब ये पांचों चीजें हमें फिर से रिपीट करनी है, किसके लिए? बेसिक बफर में। और जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन की थी उसी को थोड़ा सा चेंज कर दोगे तो बेसिक बफर की हो जाएगी। मतलब बता इसके डेरिवेशन अब हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले बताएंगे और तुम बताओगे। तो बेसिक बफर सॉल्यूशंस, और इसको थोड़ा सा फास्ट भी बोलेंगे हम क्योंकि हम यूज कर चुके हैं एसिडिक बफर सारा। तो लिख लें बेसिक बफर सॉल्यूशंस, बेसिक बफर सॉल्यूशंस। तो अब मुझे बता दो बेसिक बफर सॉल्यूशंस पढ़ लो। बेसिक बफर सॉल्यूशंस बता इनको क्या बोलोगे, किन का मिक्सचर होगा ये? वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड। और बता वीक बेस में से 1 OH आयन रिमूव करोगे तब उसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा ना, और वो कैटायन ही बनेगा। लेकिन मतलब कैटायन इंडिपेंडेंटली मिला सकते हैं क्या? तो क्या मिलाओगे, सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड? और स्ट्रॉन्ग एसिड ही क्यों लिया? क्योंकि स्पेक्टेटर एनायन होता है। तो लिख लें तो वीक बेस और इसी का कॉन्जुगेट एसिड जो कि कैटायन होगा उसको डायरेक्ट मिक्स कर नहीं सकते, इसलिए हम क्या मिलाते हैं, वीक बेस और उसी वीक बेस का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन थियोरेटिकल क्वेश्चन में फर्स्ट डेफिनेशन ही यूज करोगे, वही पहले की तरह। अब यहां पर इसके लिए जैसे एग्जाम्पल पूछूं, वही क्वेश्चन जो अभी हमने किए सारे वही रिपीट करने हमने। तो बता NH4OH और अमोनियम आयन, इनको सेपरेटली मिक्स करूं तो बताइए वीक बेस और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है ना। डिफरेंस ऑफ 1H+ की जगह 1OH आयन देखोगे अब। तो बता 1OH आयन, अच्छा बता NH4Cl के साथ ही क्यों मिलाया? क्योंकि Cl- स्पेक्टेटर, तो सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड और बता AgBr, ये बफर है क्या? डेफिनेशन फर्स्ट चेक करो, वीक बेस सिल्वर हाइड्रोक्साइड लिख भी लें साथ में, वीक बेस और इसमें से 1OH आयन रिमूव करो, सिल्वर आयन, इसका कॉन्जुगेट एसिड है ना। अब इसकी भी प्रिपरेशन करें तो एग्जाम्पल में ले रहा हूं फिर से वही NH4OH और NH4Cl। अब इसको कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्ट मैं जो फॉर्मूले बोलूं वो लिखना बस, देख लेना इनसे। अब बता वही चीज, सबसे पहले बफर बनाएंगे तो वीक बेस को वाटर में मिलाएंगे आपके, और वीक बेस NH4OH जब अपने एक्वस सॉल्यूशन में होगा
तो वो अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा, अमोनियम आयन OH आयन के साथ। लेकिन जब उसमें उसकी कंसंट्रेशन सी अल्फा बोलोगे, लेकिन जब सॉल्ट मिला देंगे तो बता वो तो 100% ब्रेक हो जाएगा, इरिवर्सिबल। अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन में 100% ब्रेक, फिर से वही कंसंट्रेशन C1, ये C1 हो जाएगी आयन की। अच्छा बता, फिर से अब के कॉमन आयन कौन है? कॉन्जुगेट एसिड है ना आपके, कॉन्जुगेट एसिड कॉमन आयन, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, अल्फा फिर से डिक्रीज होगा, अल्फा डैश वेरी लेस हो जाएगा कॉमन आयन की प्रेजेंस में। तो बता कॉन्जुगेट एसिड की कंसंट्रेशन जो क्या है, अमोनियम आयन, वो C1 प्लस सी अल्फा डैश, लेकिन अल्फा डैश नेग्लेक्ट कर देंगे तो C1 फिर से सॉल्ट के इक्वल, मतलब कॉन्जुगेट एसिड की भी सॉल्ट के इक्वल ही आती है और आनी चाहिए। तो हमने पहले ही बोला था कि जो कॉमन आयन होता है उसको कंसंट्रेशन मेनली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड, तो वही डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम। और वीक बेस NH4OH कंसंट्रेशन C ऑलमोस्ट वीक बेस के इक्वल जो ओरिजिनली मिलाते हैं हम C और C1। अब डायरेक्ट बोल रहा हूं, मतलब अब इसमें Ka का एक्सप्रेशन लिखोगे, Kb का डायरेक्ट लिख दूं क्या? Kb लिखोगे, H प्लस की जगह क्या आ जाएगा, बस OH आयन, Kb हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा, बस ये फॉर्मूला लिखें और नेगेटिव लॉग लेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें पीएच का फॉर्मूला आएगा, पीओएच का, और होगा वही जहां पीएच थी वहां पीओएच, जहां पीके है वहां पीकेबी, जहां वीक एसिड था वहां वीक बेस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, लास्ट 10 ईयर्स में सब बफर के क्वेश्चन आए हैं दोनों के, एसिडिक बेसिक के, लेकिन ज्यादा आए बेसिक के। और क्यों आए, उसका रीजन सिंपल सा, कि इसमें पीओएच आती है लेकिन पूछता वो यहां भी पीएच है। तो बता 14 माइनस पीओएच करोगे ना, और ये ध्यान रखना बेसिक बफर में पीओएच का फॉर्मूला है ना कि पीएच का। ये फॉर्मूला बहुत यूज करते हैं, याद भी रख रहे हो, यस सर भी करते हो, लेकिन सबसे बड़ी सिली मिस्टेक, ये फॉर्मूला जब यूज करते हो तो यहां तक लाने के बाद इतने खुश हो जाते हो कि ऑप्शन देख लेते हो। और इसका तो मैं बोल रहा हूँ 100% पहला ऑप्शन यही होता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना, मतलब वो 14 में से माइनस करने के बाद टिक करना बेसिक बफर में। तो ये क्लियर सबको ये? अब ध्यान सुना, तो ये तो हमने बोला बेसिक बफर के लिए, लेकिन यहां पर OH आयन कंसंट्रेशन Kb इंटू वीक बेस अपॉन सॉल्ट कंसंट्रेशन, या POH, ये दोनों फॉर्मूले लिखो बस, ये POH इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन वीक बेस कंसंट्रेशन। लेकिन मतलब यहाँ पीएच रेंज आएगी या POH रेंज होगी? वही पहले की तरह सॉल्ट अपॉन वीक बेस कंसंट्रेशन रेशियो 0.1 to 10 के बीच में ही होना चाहिए। और यहां पर भी बता मिनिमम और मैक्सिमम पीओएच पीकेबी -1 से पीकेबी +1 ही आएगी। तो बता पीओएच रेंज क्या बोल देंगे, पीकेबी +-1, पीकेबी +-1। और यहां तुमसे पूछूं मैक्सिमम बफर एक्शन की कंडीशन, तो फिर से वही सॉल्ट टू, ये लिख लेना बस, मैक्सिमम ये दोबारा लिखना बस, सॉल्ट टू वीक बेस कंसंट्रेशन रेशियो 1:1। लेकिन बता इसमें पीएच आएगी पहले या पीओएच? और ये पीओएच इक्वल्स टू पीकेबी, लेकिन वो बेसिक बफर सॉल्यूशन में भी मैक्सिमम बफर एक्शन पर पीओएच नहीं पूछता है, यहां भी वो पीएच ही पूछेगा। तो बताइए पीओएच इक्वल्स टू पीकेबी आई, लेकिन पीके पीएच के लिए तो बता 14 माइनस पीओएच करोगे, तो बता पीओएच की वैल्यू ही लिख दूं, 14 माइनस पीकेबी कैसे लिख दिया, ये समझ में आया सबको? ये 14 माइनस पीकेबी कैसे लिखा, बिकॉज बता 14 माइनस पीओएच करूंगा ना, और पीओएच की वैल्यू ही रख दी पीकेबी। तो ये चीज भी लिख लेना तीनों उन्हीं दोनों फॉर्मुलेस का। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम बफर एक्शन पर पीओएच या पीएच, और पीओएच रेंज पीकेबी -1 से पीकेबी +1। अब बता इसमें भी डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट होगा क्या? तो वही सब चीजें हैं, कुछ अलग नहीं, डायरेक्ट बस ये फॉर्मूले लिखने होगी। बताया एसिडिक बफर के लिए जो बताया सेम वैसे बेसिक बफर के लिए।
अब देख लें इसे। तो ये हमने बोला एसिडिक बफर और बेसिक बफर की सारी थ्योरी हमने बोली। एक इसकी थ्योरी का पॉइंट न्यूमेरिकल में यूज करवाएंगे हम आगे, लेकिन अब ध्यान सुने यहाँ पर। तो बफर कैपेसिटी या जो मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं उसका यूज, पता अभी तक हमने ये तो पढ़ लिया कि स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करने पर ये पीएच रेजिस्ट करते हैं, मतलब बफर एक्शन शो करते हैं। लेकिन वो स्मॉल अमाउंट की भी तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ना, तो वो कैसे लाएंगे हम बता। जब भी मुझे कहीं पे इस बफर को प्रैक्टिकली यूज करना है तो पहले हमें ये तो बताओ ये कितने मोल एसिड या बेस मिलाने तक बफर रहेगा, तो उसको हम लाते हैं उसकी बफर कैपेसिटी से। अब इसका मीनिंग क्या वो लिख लें। लिख लें, इट इज डिफाइंड एज, सर नहीं लिखना, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखना। सुधर जाओ तुम लोग। देखो, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज number of moles of, it is defined as number of moles of strong acid, it is defined as number of moles of strong acid or strong base, number of moles of strong acid or strong base added in 1 liter buffer solution, added in 1 liter buffer solution to change its pH, to change its pH by 1 unit, to change its pH by 1 unit, change its pH by 1 unit. Next point लिख लें, larger the value of, larger the value of buffer capacity, larger the value of buffer capacity, more resistant is the buffer solution to, larger the value of buffer capacity, more resistant is the buffer solution to pH change. More resistant is the buffer solution, more resistant is the buffer solution to pH change, to pH change, to pH change, to pH change. इसका फॉर्मूला लिख लें, फिर मैं समझा रहा हूं इसको, बोर्ड पर लिख लें फॉर्मूला। Buffer capacity equals to number of moles of strong acid or strong base added in 1 liter buffer upon change in pH. Number of moles of strong acid or strong base added in 1 liter buffer upon change in pH. अब ये लिखा कैसे फॉर्मूला वो बता रहा हूं, उसके पहले मतलब हमने क्या बोला इसमें पढ़ो। डेफिनेशन में क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एडेड इन 1 लीटर बफर टू चेंज इट्स पीएच बाय 1 यूनिट। पहले तो यही बता दो, इसमें चेंज बाय 1 यूनिट ही क्यों बोला, क्यों बोला बता। अभी जो बताया मतलब मैक्सिमम बफर एक्शन से 1 माइनस कम ज्यादा होने तक ही तो बफर रहता है ना, तो बता 1 का ही चेंज क्यों बोला डेफिनेशन, पहले तो वो क्लियर है हमें। अब मैं इसको फॉर्मूला कैसे लिखा हूं बता रहा हूं, सिंपल सा, बोर्ड पर लिख लें। जैसे बोलूं 1 लीटर बफर की पीएच, किसी 1 लीटर बफर की पीएच 0.5 से चेंज करने के लिए, ये डेल्टा पीएच है, चेंज इन पीएच 0.5। और एक चीज ध्यान रखना, ये डेल्टा पीएच हमेशा मैग्नीट्यूड लेंगे, तो 1 लीटर बफर का पीएच चेंज 0.5 करने के लिए x मोल NaOH मिलाने पड़ते हैं। तो पहले तो बताइए NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो डेफिनेशन में लिखा स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस एडेड इन 1 लीटर बफर। तो लेकिन ये बफर कैपेसिटी बोलूं कि अभी x मोल, क्योंकि ये तो 0.5 का चेंज करने के लिए है, तो बता 1 का चेंज करने के लिए कितने चाहिए होंगे,
x अपॉन 0.5 मोल स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होंगे ना, तो बता अब इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर ले। इसको तो बफर कैपेसिटी बोल सकता हूं ना अब, क्योंकि 1 का चेंज है ना पीएच में। तो x क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एडेड इन 1 लीटर बफर अपॉन चेंज इन पीएच। क्वेश्चन लिख लो जिससे क्लियर हो जाएगा इसको यूज कैसे करना है। इन अ 1 लीटर बफर, क्वेश्चन ही लिख लें, इन अ 1 लीटर बफर 0.2 mole HCl is added. 0.2 mole HCl is added to change its pH from बोर्ड पर लिख लें 4.9 to 4.1, 4.9 to 4.1. Find buffer capacity. Correct. Find buffer capacity. तो हो गया सिंपल सा बफर कैपेसिटी का क्वेश्चन, वो खुद बताएगा, तो मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। तो बता बफर कैपेसिटी नंबर ऑफ मोल्स, और बता HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, 1 लीटर बफर में ही ऐड करा है, वो भी देख लेना ध्यान से कि कितना वॉल्यूम ऑफ बफर है। तो 0.2 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड अपॉन चेंज इन पीएच का मैग्नीट्यूड बता 0.8, तो 1/4 या 0.25 उसकी बफर कैपेसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू। तो बता जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू आएगी उतना रेजिस्ट ज्यादा करेगा ना पीएच चेंज को। अब ये तो बफर कैपेसिटी का सिंपल क्वेश्चन, लेकिन जो मेन इसके क्वेश्चन आते हैं लिख लें। इन अ 1 लीटर सोल्यूशन, इन अ 1 लीटर सोल्यूशन, बोर्ड पर से लिख लें एज इट इज लिख लो 0.01 m HCN, 0.01 m HCN इन ब्रैकेट Ka उसका दे रखा है 10 raised to the power minus 10 and 0.001 m KCN are present. 0.001 m KCN are present. KCN are present. Find pH of this solution. Find pH of this solution. अब बोर्ड पर देख लो जो मैं बोल रहा हूं, हमने अभी ये इजी वाला क्वेश्चन है, आगे वाला तुम करना ध्यान से समझ लो, बस एक बार बोर्ड पर अभी देख लें। अभी हमें सबको पता है कि ये बफर का है, वो भी पढ़ा रहा हूं, लेकिन पहले तो लैंग्वेज में पढ़ो, लिखा ही नहीं है बफर है कहीं। इन अ 1 लीटर सोल्यूशन लिखा है। अब मैं जो अभी मैंने आज सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन बताया बफर का, पहले वो चेक करो। ओके, हमें पता भी तो चले बफर है कब कब नहीं है। ओके, अभी तो साथ में पढ़ रहे हैं इसलिए पता है, लेकिन चेक करो कंसंट्रेशन क्या बोला था, जिनकी कंसंट्रेशंस गिवन हो उन्हीं का नेचर चेक करोगे। और यहां तुम देखोगे HCN, मतलब ये वीक एसिड होता है ना, इसकी भी कंसंट्रेशन गिवन है। KCN सॉल्ट है, इसकी भी कंसंट्रेशन, लेकिन सॉल्ट के लिए टाइप हमेशा लिखते हो पहले। तो बता वीक एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मतलब मिक्स किए या हमें ऑलरेडी मिक्स करके दे दिया उसने सॉल्यूशन। बता दोनों लिखा ना, इन अ सॉल्यूशन प्रेजेंट है, मतलब उसने बफर डायरेक्ट बना कर दिया हमें, लेकिन बफर था या नहीं वो कैसे पता चला, कंसंट्रेशन दोनों की दी है। बोला था जिनकी कंसंट्रेशन दी हो, आज सबसे पहले ये लिखा था वीक एसिड और उसके साथ सॉल्ट दोनों की कंसंट्रेशन दी हो तो बफर होता है। जो हमने पढ़ा उसको यूज भी तो करें साथ में। तो बताइए बफर का क्वेश्चन। अब सुनना ध्यान से, अगर तुम्हें पता चल जाए बफर है तो कौन से टाइप का है वो चेक कर लोगे, वीक एसिड इसलिए एसिडिक बफर, फिर पीएच का फॉर्मूला लिखना। ओके, चेंज वहां पे बताऊंगा क्या क्या कर सकता हूं सारे। तो इसी में पीएच का फॉर्मूला लिखें, तो पीएच इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन वीक एसिड कंसंट्रेशन। लेकिन बता मोलैरिटी में लेते हो या नॉर्मेलिटी में, ये मोलैरिटी है। तो अब रुक जा, सुनना ध्यान से, पीएच लानी है तो वो तो क्वेश्चन बहुत इजी सा होगा भी, लेकिन मतलब इन दोनों की मोलैरिटी, तो ये जो वीक एसिड है और जो सॉल्ट है
इनके वैलेंसी फैक्टर चेक करना, और दोनों के 1, क्योंकि ये K प्लस टोटल पॉजिटिव चार्ज सॉल्ट का, तो HCN भी 1H प्लस आयन देगा, लेकिन चेंज करने की जगह पता इनमें से किसी का वैलेंसी फैक्टर 2 होता तो आंसर बदल जाता, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी अलग हो जाती। अभी तो दोनों सेम हैं। दूसरा एक और चेंज, मतलब जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हें इनकी कंसंट्रेशन ही दूं, दोनों की मासेस दे दूं या मोल दे दूं, तो फिर मोलैरिटी हम लाएंगे, फिर उसको नॉर्मेलिटी में बदलोगे। लिख लें अब तो बस। और pKa 10 रेज टू द पावर -10, तो pKa तो 10 हो जाएगा, माइनस लॉग Ka से लाओगे तो pKa वैल्यू 10 लॉग सॉल्ट कंसंट्रेशन अपॉन एसिड कंसंट्रेशन, 10 रेज टू द पावर -1 आगे आएगा, तो 10 - 1 pH इक्वल्स टू 9। तो बता, पहले तो ये समझ में बफर का क्वेश्चन क्यों था वो क्लियर है। अब इसमें एक नोट लिख लें, ये जो नोट में लिखवा रहा हूं ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ लेता है वो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में लिखे द pH of an acidic buffer solution, the pH of an acidic buffer solution can be less than or more than 7, can be less than or more than 7 depending upon pKa value of weak acid, pKa value of weak acid। वापस बोलो, the pH of an acidic buffer solution can be less than or more than 7 depending upon pKa value of weak acid। अब ये क्यों लिखवाया, मतलब हमने स्टार्टिंग से बोला इस पूरे चैप्टर में जब भी pH फाइंड करो तो हमेशा लास्ट में नेचर ऑफ सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग pH क्रॉस चेक कर लेना, लेकिन वो बोला है नॉर्मल सॉल्यूशंस के लिए बफर में चेक मत कर लेना वरना रॉन्ग हो जाएगा। मतलब बफर में, अब ये एसिडिक बफर है तो हमें लगता है pH तो लेस देन 7 आनी चाहिए, लेकिन आ क्या रही है मोर देन 7। तो ये ध्यान रखना जनरली या मोस्टली एसिडिक बफर की pH लेस देन 7 ही आती है, ऑलवेज नहीं। क्यों? क्योंकि इसका pKa ही 10 है, तो इसकी तो pH रेंज ही 9 to 11 आएगी, बेसिक आएगी। या इसका दूसरा एग्जांपल बोलूं, एसिडिक होते हुए भी pH मोर देन 7 ब्लड, मतलब H2SO3 वीक एसिड का है ना, लेकिन pH तो 7.4 बोलते हो ना। तो ये ध्यान रखना, अगर मैं ये बोल दूं एसिडिक बफर की pH ऑलवेज मोर देन लेस देन 7 होती तो रॉन्ग है, मोस्टली लेस देन 7 होती है तो करेक्ट है, क्योंकि pK तो डिसाइड करता है pH रेंज। बस एक क्वेश्चन लिख लो, एक घर से करके लाना, जो अभी तुमने हाँ करा था उसके लिए। इन अ 2 लीटर सोल्यूशन, इन अ 2 लीटर सोल्यूशन, बोर्ड पर से लिख लें एज इट इज, 12.2 ग्राम बेंजोइक एसिड, मतलब बता मास दिया है, अभी तुमने हाँ किया था, क्या करेंगे 12.2 ग्राम बेंजोइक एसिड इन ब्रैकेट pKa इक्वल्स टू 4.2 एंड 7.2 ग्राम सोडियम बेंजोएट। बता सोडियम का एटॉमिक वेट पता ही तुम्हें 23, तुम्हें मॉलिक्यूलर वेट लाने में काम आएगा, तो बता दिया मैंने सारा। 7.2 ग्राम सोडियम बेंजोएट आर प्रेजेंट, फाइंड pH ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये करके ले आओगे नेक्स्ट क्लास में।